यहाँ पर उपस्थित जितने भी अभिभावक, किसान, मजदूर, छात्र छात्राओं, मेरे तरफ से एवं स्टार कोचिंग सेंटर बोखा धर्मपुर के संचालक के तरफ से तथा जन वितरण प्रणाली विक्रेता की तरफ से आप सभी ग्रामवासियों को 76वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम 76वें गणतंत्र दिवस मनाने जा रहे हैं, यानी मेरे देश का गणतंत्र हुआ 75 साल खत्म होके 76वीं साल में हम लोग प्रवेश। संविधान के अनुसार 76 साल हम लोग चले हैं, तो वाजिब सी बात है कि हम आज 76 साल के बाद भी कहाँ खड़ा है उस विषय पर यहाँ पर कुछ चर्चा हो जाना चाहिए। आपको पता है कि जिसने इस संविधान को लिखा है भीमराव अंबेडकर, जिनको लिखने में काफी समय लगा था। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को ही इस संविधान को अंगीकार कर लिया गया था। इससे पहले यहाँ पर संविधान नाम का कोई चीज नहीं था, यानी हम ब्रिटिश सरकार की हुकूमत और ब्रिटिश सरकार के कानून के हिसाब से हम लोग चलते थे। चलते नहीं थे, चलना पड़ता था, क्योंकि उसकी तानाशाही थी, उसकी मनमर्जी थी। भीमराव अंबेडकर ने मेरे भारतवासियों के लिए एक संविधान गढ़ के दिया, वो भी सुंदर संविधान गढ़ के दिया, जिस संविधान के अनुसार हम लोग आज तक चल रहे हैं। और इस संविधान में हम सभी भारतवासियों को अलग अलग अधिकार मिला हुआ है, जिस अधिकार को भारत के किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं छीना जा सकता है। यह अधिकार हम लोगों को विभिन्न प्रकार का अधिकार है। सभी अधिकारों के बारे में बात करेंगे तो समझना और समय बहुत कम है, संभव नहीं है। इसीलिए मैं कुछ अधिकार आप लोगों को बताएंगे। सबसे पहले फंडामेंटल राइट में मेरा शिक्षा का अधिकार है, जो शिक्षा का अधिकार में हमको भारत की कानून, भारत की संविधान बताता है कि सभी को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन शिक्षा की स्तर पूरे भारतवर्ष और बिहार के जो स्थिति है, इस पर आज 76वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर सोचने और समझने की बात है। आज शिक्षा की स्तर ऐसी है कि प्राइवेट कोचिंग और प्राइवेट स्कूलों के भरोसे चल रहा है, जबकि हम सारे लोगों को पता है कि शिक्षा निःशुल्क होना चाहिए और सरकारी स्कूल में व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन सरकारी स्कूल में जो व्यवस्था है आप लोग भली भांति जानते हैं। मेरे कोचिंग प्रांगण में लोग बच्चे पढ़ने आते हैं। 5 क्लास 6 क्लास के बच्चों को हिंदी पढ़ने नहीं आती है। इस बात को सोचने वाली बात है। आप सभी ग्रामवासियों इस बात को सोचिए कि 5, 6, 7 क्लास के बच्चा को आखिर आपने ऐसा क्यों बनाया, आपके तंत्र ने इस तरह से क्यों बनाया। जब आपके बच्चा सरकारी स्कूल में जाते हैं, सभी दिन जाते हैं, फिर भी हिंदी पढ़ने क्यों नहीं आ रहा है। मूलभूत जो आवश्यकता है उस चीज की भी ज्ञान नहीं है। ये बच्चा को प्राइवेट स्कूल में या प्राइवेट कोचिंग सेंटर में पढ़ाकर उस बच्चा को ज्ञान प्राप्त कराया जाता है, जो एक निंदनीय है। जबकि सरकारी स्कूल की व्यवस्था सभी गांव मोहल्ला में विद्यमान है और वहाँ सारा व्यवस्था भी है, बैठने की व्यवस्था है, वहाँ शिक्षक और शिक्षिका की व्यवस्था है। लेकिन आप कभी सर्वे करके देख लीजिए स्कूल की स्थिति क्या है। मैं अपने गांव के स्कूलों की नहीं बता रहा हूँ, मैं बिहार की सभी और भारत के सभी स्कूलों के बारे में बता रहा हूँ।
आप उस स्कूलों को जाकर देखिए, वहां पर पढ़ाई की जगह अब खाना का प्रोग्राम रखा गया, खाना खाइए और आइए। इस तरह की व्यवस्था से भारत के नागरिकों में और भारत के बच्चों में शिक्षा का प्रकाश नहीं जलने वाला है। शिक्षा का प्रकाश जलाने के लिए सबसे पहले आपको सूझबूझ होने की जरूरत है। आप अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं, हर 15 दिन पर उसके पेरेंट्स, मम्मी या पापा स्कूल में जाकर अवलोकन करें। एक अलग ट्रेंड चल चुकी है अभी कि लोग अगर स्कूल में जाते हैं तो कहता है सरकारी काम में बाधा डाला गया है, उस पर FIR कर दिया जाता है। मैं इस 76वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर कहना चाहता हूं, आप सभी विद्यालय में जाइए और सरकारी विद्यालय को मॉनिटरिंग कीजिए। वहां पर अगर शिक्षक समय पर नहीं जाते हैं और स्कूल में नहीं पढ़ाते हैं, वहां पर विद्वान नहीं मिलता है, क्लास में नहीं मिलता है, तो आप उसका तुरंत कंप्लेन कीजिए। आप उसका वीडियो बना लीजिए और सोशल मीडिया पर डाल दीजिए। अन्यथा आप अगर भयभीत है आप मुझे बताइए और हम उनको अपने स्तर से जरूर देखूंगा। यह शिक्षा का अधिकार का जिस तरह से हनन हो रहा है बहुत निंदनीय है। शिक्षा ही एक हथियार है गरीब और मजदूर किसान को, जो उसके बदौलत हम लोग इस देश का निर्माण कर सकते हैं। शिक्षा का हथियार को सरकार लोग ने तंत्र बना रखा है। शिक्षा के अधिकार के द्वारा हम लोग बहुत आगे तक पहुंच सकते हैं। भारत का सरकार या बिहार सरकार चाहती ही नहीं है कि हम लोग पढ़े। आप कहिएगा सर आप इस तरह की बात क्यों करते हैं कि सरकार क्यों नहीं चाहेगी कि आप पढ़े। सरकारी स्कूल में जब नहीं चाहेगी तो सरकारी स्कूल का निर्माण क्यों कराया जाएगा। सरकारी स्कूलों में बहुत सारे पैसे लगाकर क्या जरूरत है शिक्षकों को पेमेंट करवाने की। नहीं, ये सब पर्दा के सामने दिखाया जाता है, लेकिन पर्दा के अंदर कुछ और चलता रहता है। हर सरकार चाहता है कि अगर बिहार और भारत पर राज अधिक दिनों तक राज करना है तो शिक्षा व्यवस्था को चौपट करके रख दो। जब शिक्षा व्यवस्था चौपट रहेगा हम भारत में और बिहार में अधिक से अधिक दिनों तक राज कर पाएंगे। और जिसका जीता जागता उदाहरण है नीतीश कुमार, जिन्होंने अपने दौरान में जितने शिक्षकों की भर्ती किए हैं उस शिक्षक पर सवाल खड़ा होता है। जो व्यवस्था वो बनाकर बिहार पे रख दिया है इस व्यवस्था पर सवाल खड़ा होता है और आप लोगों के सामने देखने को मिलता है। देख लीजिए आप कि 20 साल पूरने वाला है इस सरकार का, शिक्षा की व्यवस्था का क्या करके रख दिया है। जब शिक्षक अपने अधिकार मांगने जाता है, जब आंगनबाड़ी अपने अधिकार मांगने जाता है, जब सेविका और सहायिका अपनी अधिकार मांगने जाता है और आशा अपने अधिकार मांगने जाती है तो पटना के गर्दनी बाग में उसको दौड़ा दौड़ा कर पीटा जाता है। क्या यह अधिकार नीतीश कुमार को संविधान के द्वारा मिला है क्या? नहीं, इस तरह का कोई अधिकार उसको नहीं मिला है। लेकिन यह लाठी तंत्र का अधिकार हम लोगों के मूर्खता के कारण उसको मिला है। हम चाहेंगे तो इसको उखाड़ कर फेंक देंगे। आज हम संविधान की बात कर रहे हैं, आज संविधान पर बोलेंगे, जरूर बोलेंगे, क्योंकि 76 साल संविधान का बना हुआ हो गया। आज हम लोगों को पिछड़ा, अति पिछड़ा, शोषित और दलित को जो अधिकार दिया वह भीमराव अंबेडकर ने दिया। आज हम भीमराव अंबेडकर के बदौलत आज पिछड़ा और अति पिछड़ा और हरिजन, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति हम लोग भारत के अलग अलग पद पर विराजमान हो चुके हैं। यह भीमराव अंबेडकर का देन है। भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो दिया गया है इस संविधान में जो कुछ भी दिया गया है वर्तमान सरकारों के द्वारा
पर्दा के पीछे से इस संविधान पर हमला करना चाहता है। यह हमला बर्दाश्त नहीं है, यह कभी स्वीकार नहीं है। भारत के माननीय गृह मंत्री ने बताए थे, संसद भवन में जाकर बोले कि यहाँ एक ट्रेंड चल चुका है, लोग अंबेडकर बोलते हैं, इतना नाम अगर भगवान को लेता तो लोग स्वर्ग में पहुंच जाता। इस बात पर सोचने की विषय है, इस बात पर हम लोग को जानने की जरूरत है। क्या अंबेडकर किसी भगवान से कम है क्या? अनुसूचित, दलित और शोषित और भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए वह एक भगवान के समान है, जिन्होंने विभिन्न प्रकार के हम लोगों को अधिकार इस संविधान के तहत दिया गया। पता है, हम लोगों को वोट देने की भी अधिकार नहीं था, महिला को वोट देने के अधिकार नहीं था। उसके बाद वोट कौन देगा, इस विषय पर भी बहुत गणमान्य लोग चर्चा कर रहे थे संविधान में कि सभी को वोट देने का अधिकार नहीं मिलेगा। जिसके पास 2 एकड़ जमीन हो, जो पढ़े लिखे हो, उन्हीं को वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए। नहीं, भारत के संविधान में भीमराव अम्बेडकर ने बनाकर दे दिए हैं कि जो दलित है, शोषित है और जो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के पद पर विराजमान है, सभी की वोट की वैल्यू एक होगी। जब सभी की वोट की वैल्यू एक होगी तो फिर इस तंत्र ने हम लोगों को अलग अलग तरह से बांट चुका है। एक सोचने वाली विषय यह भी है, जब बिहार में बहुत भव्य हॉस्पिटल बना के रखे हैं यहाँ के विराजमान सरकार, जब अपनी तबीयत खराब होती है तो मेदांता हॉस्पिटल में जाकर भर्ती हो जाते हैं। इस बात को जानने की जरूरत है कि जब अपना बीमार होगा तो मेदांता हॉस्पिटल, जो कि प्राइवेट हॉस्पिटल है, और जब हम और आप लोग बीमार होंगे तो पीएमसीएच और डीएमसीएच, जी हाँ, मच्छर काट कर आपको जो है तो बीमारी से तो बाद में मरिएगा, और मच्छर काटने और मलेरिया से, डेंगू से और टाइफाइड से पहले मर जाइएगा। इस तरह की व्यवस्था है इस सरकार में। इसको सोचने की समय है, हम लोगों को विचार करने का समय है, इस पर विचार होनी चाहिए। ये किस तरह का तंत्र है, जब आप ही सरकार में और आप ही जब प्राइवेट में इलाज कराइएगा तो हम लोग सरकारी के भर से कैसे रहेंगे। यहाँ पर जब पूंजीपति लोग हैं, वो अपने बच्चे को कभी सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे, वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएंगे। यह 2 तरह की व्यवस्था इस सरकार में चल रहा है, जो कि नहीं चलना चाहिए। सभी को एक शिक्षा और एक अधिकार मिलना चाहिए, यह हमको संविधान ने दिया है। लेकिन इस व्यवस्था को 2 तरह से विभाजित किया गया है, गरीब का अलग व्यवस्था है और पैसे वालों के लिए अलग व्यवस्था है। इस व्यवस्था को भी दूर करने की जरूरत है। अब हम स्वास्थ्य पर कुछ बात करेंगे। स्वास्थ्य का व्यवस्था के बाद भी हम लोगों को एक एस्नो पाउडर की तरफ हॉस्पिटल दिखाया जाता है, जो देखने में तो भव्य लगेगा, जाइएगा देखिएगा मजा आ जाएगा, वाह बिहार में इस तरह का भी हॉस्पिटल है। लेकिन जब उस हॉस्पिटल में आप जाइएगा तो डॉक्टर का पता नहीं मिलेगा, नर्स की अता पता नहीं मिलेगा, आप मर के आ जाइए, किसी तरह का सुविधा नहीं मिलेगा। अगर दवाई मिल भी गया तो 10 दवाई लिख दिया तो 1 से 2 दवाई आपको मिल जाएगी, और उस दवाई से आप बाद में मरिएगा, उस दवाई से आप पहले मरिएगा और बीमारी से आप जल्दी मर जाइएगा। इस तरह का दवाई का व्यवस्था है। जब दवाई का व्यवस्था है तो इस दवाई पर भी रिसर्च होना चाहिए कि आप किस तरह का मेडिसिन दे रहे हैं लोगों को, जिससे किडनी और लीवर पर डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है। आप लोगों को बताइए कि बीमार पड़े ही नहीं, इस तरह का किसी भी स्कीम का पूरे भारतवर्ष में नहीं चल रहा है कोई अभियान कि बीमारी जब होगा तो हम इलाज कराएंगे, लेकिन बीमार हो ही नहीं, इस विषय पर कोई चर्चा नहीं चल रहा है, कोई अभियान नहीं भारत सरकार का चल रहा है कि हम बीमार पड़े ही नहीं। कुछ टीकाओं की खोज कर लिया गया, टीका दे दिया जाता है, वो भी किसी को मिलता है किसी को नहीं मिलता है। बहुत लोगों को तो पता ही नहीं है कि कौन सी टीका लेना है, कब लेना है और क्यों लेना है। मिल गया तो मिल गया, नहीं तो बिना टीका का जिंदगी
बिताना है। इस तरह की भारत में स्वास्थ्य और हॉस्पिटल की व्यवस्था है, इस पर भी सोचने की बात है। आप बड़े बड़े मकान बनाकर दे दीजिएगा, हॉस्पिटल बनाकर दे दीजिएगा, लेकिन उसमें सुख और सुविधा नहीं होगी तो फिर संभव नहीं है। एक बीमारी है हार्ट की बीमारी, जब आदमी को हार्ट अटैक आता है तो 1 या आधा घंटा का समय मिलता है आपके पास। आप अगर चाहिए तो जी सकते हैं, अन्यथा आप मर सकते हैं। 1 घंटा, आप 1 घंटा में नहीं बेनीपट्टी पहुंच सकते हैं और नहीं दरभंगा पहुंच सकते हैं। इससे पहले आपको हार्ट हॉस्पिटल की सुविधा नहीं है, खास करके सरकारी तो है ही नहीं। यानी हार्ट अटैक अगर आया तो आपको मरना तय है, क्योंकि इस तरह का इलाज का सुविधा आपको आधा और 1 घंटा के दूरी पर यहाँ से नहीं व्यवस्था है। यानी हार्ट अटैक आया तो मरना तय है, ये भी आप सोच लीजिए। तो सरकार को सोचनी चाहिए इस तरह का हॉस्पिटल का हर 10 से 15 किलोमीटर के दायरा में स्थापित करना चाहिए। चलिए हम स्वास्थ्य पर भी बात किए, हम अपने स्तर से स्वास्थ्य पर बताना चाहेंगे आप सभी ग्रामवासियों एवं श्रोतागणों को कि स्वास्थ्य का कुछ मंत्र है। आप लोग के घर में ही सारी बीमारियों के इलाज है। आप अंग्रेजी दवा का तभी प्रयोग करें जब आपको बर्दाश्त से फाजिल हो जाता है, अन्यथा दवाई को आप नहीं खाइएगा, दवाई आपको धीरे धीरे खा जाएगा। जिस तरह से लोग कहता है हम दारू पीते हैं, दारू को आज तक किसी ने नहीं पिया है। अगर एक दिन दारू पीने से लीवर खराब हो जाता तो दारू एक बूंद नहीं बिक सकता था, लेकिन पता है दारू धीरे 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 लीवर को खराब करता है और एक दिन पूरी तरफ से खराब कर देता है, किडनी को खराब कर देता है। इसीलिए लोग दारू पीते हैं। सिगरेट पीने से और एक दिन में फेफड़ा का कैंसर हो जाता तो लोग सिगरेट नहीं पीता, लेकिन सिगरेट पीते 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 एक दिन ऐसा समय आएगा कि आपको फेफड़ा को खत्म और आंत को खत्म कर दिया रहेगा। उस दिन आपको भगवान ही बचा सकते हैं, उससे पहले कोई नहीं बचा सकते हैं। उसी तरह से एक ट्रेंड है जो हम लोगों की सोचने की जरूरत है। अंग्रेजी मेडिसिन में पेन किलर दवा दिया जाता है डॉक्टरों के द्वारा, जिसको हम लोग कहते हैं दर्द निवारक टेबलेट। यह दर्द निवारक टेबलेट के बारे में मैं 76वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर कहना चाहता हूं कि आप थोड़ा बहुत दर्द में भी फटाक से जाए तो 650 mg का फटाक से घुमटक जाते हैं, यह कदापि नहीं कीजिएगा। बहुत आवश्यकता महसूस हो तो कम पावर से यूज कीजिएगा और जब आवश्यकता नहीं हो तो छोड़ दीजिएगा। यह आपको किडनी और लीवर दोनों को लेकर डूब जाएगा। और जीता जागता उदाहरण अपने गांव में बहुत सारे हैं। हम इस मैक के माध्यम से नहीं कहना चाहूंगा, आप क्लास में और जब कभी मिलेंगे तो आप पूछ लीजिएगा हमसे गोखा में कौन कौन से लोग हैं जो इससे मरे हैं पता नहीं है कि कैसे मरे हैं। तो पेन किलर दवा का यूज नहीं कीजिएगा। भोजन स्वच्छ और ताजा कीजिएगा, बासी भोजन का सेवन नहीं कीजिएगा। फ्रिज का भोजन कभी नहीं सेवन कीजिएगा। प्रकृति से आया हुआ सामान को आप डायरेक्ट सेवन कीजिएगा, डायरेक्ट आप लीजिएगा, उसको आग पर चढ़ाने की कोशिश नहीं कीजिएगा। जिस तरह से बहुत सारा चीज है प्रकृति से आया हुआ, सेब है, संतरा है, अमरूद है, मूली है, गाजर है, चुकंदर है, उसके बाद खीरा है। इस तरह से बहुत सारा चीज है जिसको हम डायरेक्ट ले सकते हैं, बिना जलावन पर चढ़ाए, बिना चूल्हा पर चढ़ाए उसको हम सेवन कर सकते हैं। तो हम स्वास्थ्य को ठीक कर सकते हैं। इस तरह से हम स्वास्थ्य की व्यवस्था पर बात किए। आज भारत की जो स्थिति है, हम लोग जन्म लेते हैं और भारत यानी पर व्यक्ति 1,40,000 रुपया कर्जा है। इस बात को समझना है, क्योंकि भारत जो विदेशों से कर्ज लिया है, भारत सरकार जो अपना पिटोरा पीट रहे हैं कि भारत विकास कर रही है, तो भाई विकास कर रही है तो फिर ये पैसा क्यों नहीं दिखा देते हैं, सलाह देते हैं। आदमी के पास जब पैसा रहेगा तो कर्जा लेगा। आप भी लोग सोचिए, सोचने वाली बात है। इतनी रुपया भारत सरकार विदेशों से कर्ज ले चुके हैं जो एक आदमी पर 1,40,000 रुपया की कर्जा है। इस बातों को समझने की जरूरत है। हम बहुत बलवान हो चुके हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोगों को बलवान होने की जरूरत है और इसके लिए शिक्षा जरूरी है। शिक्षा को ठीक कर दीजिए, सारा चीज ठीक हो जाएगा।
मीडिया के बातों पर अगर सवाल उठे तो आप देख लीजिएगा, गूगल कर लीजिएगा। ये नहीं कि सर बोल रहे हैं आप मान लेंगे, नहीं। आपके पास, सभी के पास एंड्रॉइड फोन है, आप गूगल कर लीजिएगा। भारत में मीडिया के जो स्थान है, 181 देशों का जो सर्वे हुआ है उसमें 161वां स्थान है। यानी आप पाकिस्तान और बांग्लादेश और नेपाल से भी नीचे है। यानी स्वच्छ चीज आपको टीवी पर नहीं दिखाया जाता है। ये चीज आप गूगल करके देख लीजिए। स्वतंत्र पत्रिका, पत्रकारिता जो लोकतंत्र के चौथा स्तंभ कहा जाता है, और हम लोग टीवी पर समाचार सुन के और अखबार में, पेपर में पढ़ के समझ लेते हैं कि फन्ना जगह फन्ना हुआ है, ऐसे होता है। ऐसी कोई बात नहीं है। वास्तविकता को तो दिखाया ही नहीं जाता है। जब वास्तविकता को दिखाया जाएगा तब हम लोग को सही और गलत की परख होगी। आप जब बात करते हैं हैप्पीनेस की, तो एक बात ये भी समझ लीजिए, आप इस पर भी गूगल कर लीजिएगा। हैप्पीनेस का जो स्थिति भारत में है, आप कहेंगे सर हैप्पीनेस क्या कर रहे हैं, क्या चीज होता है? हैप्पीनेस ये चीज होता है जो भारत में अगर जन्म लिए हैं तो कितने के माता पिता दिन रात हंसते हैं, खुशी है, यानी उस पर कर्ज नहीं है। हैप्पीनेस पर जब बात करेंगे तो भारत की स्थिति बहुत दयनीय है। यहाँ पर आप गांव में ही सर्वे कर लीजिए ना, कितने परिवारों में कोई बेटियों की शादी से चिंतित है, शादी करना है, कोई बच्चा का रूम रेंट देना है, हॉस्टल में रह रहा है तो कोचिंग फीस देना है, इस सब से चिंतित है। कोई जो है शादी विवाह में न्योता पूर्णा है, इस चीज से चिंतित है, क्योंकि मनी नहीं है और बिना मनी का कुछ नहीं हो सकता है। तो हैप्पीनेस में भी भारत बहुत कम है। चलिए एक और विषय ऊपर बात कर लेते हैं, मानव विकास सूचकांक। ये चीज भी जानने की जरूरत है हम लोगों को। मानव विकास सूचकांक में अगर से शुरू होती है, आप गूगल करके देख लीजिएगा। मानव विकास सूचकांक का मतलब होता है कि मानव की रहन सहन की स्थिति क्या है, भारत में लोग कैसे रहते हैं। आप जब रास्ते पर चलिएगा, खूब गर्मी के समय से चलिएगा तो आप देखिएगा बिना चप्पल के लोग दिखाई पड़ेंगे। खूब ठंडी में आप चलिएगा उस समय भी आपको बहुत लोग बिना चप्पल के दिखाई पड़ेंगे। बहुत कम वस्त्र के साथ दिखाई पड़ेंगे सड़क पर, ठिठुरते हुए दिखाई पड़ेंगे सड़क पर, धूप में चिल्लाते हुए दिखाई पड़ेंगे, कड़क धूप में खेत और खलिहान में काम करते हुए लोग दिखाई पड़ेंगे। क्या उन लोगों का मन नहीं है कि ठंडी पड़ रहा है घर में रहे, बहुत गर्मी पड़ रही है घर में रहे? नहीं। जब पेट का सवाल होता है तो लोगों को औकात पर आ जाता है और बाल बच्चा और बीवी के लिए उनको घर छोड़कर खेत खलिहान और पलायन करना पड़ता है। एक कहावत है कि खाली जेब और भूखी पेट आदमी को जीना सिखा देता है। इस पृथ्वी पर कोई ऐसा कॉलेज और ऐसा कोई कॉलेज नहीं है और यूनिवर्सिटी और स्कूल नहीं है जो इतना चीज सिखा सकता है। आप जब बच्चा है आप इस बात को नहीं समझिएगा, लेकिन जब आपकी उम्र कमाने की उम्र में चली जाएगी तब आप समझिएगा। सब तो अच्छा कर रहे थे, हम तो उस बात को इग्नोर किए, अब तो हमको माथा और सर पर लेकर ठेला चलाना पड़ रहा है, बालू सीमेंट ढोना पड़ रहा है, मजदूरी करना। तब समस्या को दूर कर सकते हैं। मानव विकास सूचकांक बताता है कि यहाँ पर जो लोग हैं उसकी रहन सहन, उसकी खान पान, अगर खान पान पर बात करें तो जितना भी खान पान संबंधित जो डॉक्टर है या कुपोषण पर जो रिसर्च कर रहे हैं, वो जो डॉक्टर है वो बताते हैं हमको इतना प्रोटीन लेनी चाहिए, इतना कार्बोहाइड्रेट लेनी चाहिए, इतना विटामिन लेनी चाहिए, इतना विटामिन ए लेना चाहिए, बी लेना चाहिए, सी लेना चाहिए। इस तरह का विभिन्न प्रकार का पोषक तत्व की जरूरत है। हम लोग बोलते हैं 100 से 200 ग्राम दूध प्रत्येक व्यक्ति को रोज खाना चाहिए। आप काउंट करके अपने गांव में ही अगल बगल ही सर्वे कर लीजिएगा कि किसके घर में जो है सो दूध पर डे आता है, रोज आता है।
आपको प्रत्येक दिन फल खाने की आवश्यकता है। आप अपने आस पड़ोस भी सर्वे कर लीजिएगा कि कितने लोग फल खाते हैं रोज। ये स्थिति है मानव विकास सूचकांक की, यानी भारत के मानव विकास सूचकांक में भी स्थान बहुत नीचे से है। तो मैं ज्यादा समय नहीं लेंगे, डॉक्टर